नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए कल 30 सितंबर का दिन काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि कल चुनाव आयोग बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट कल 30 सितंबर को चुनाव आयोग जारी करने जा रहा है और इससे पहले 1 से 25 सितंबर तक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के दावे और हटाने पर आपत्तियों की सुनवाई की थी। अब डेटा सत्यापन के बाद 30 सितंबर यानी कल अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था और 1 अगस्त को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,712 बूथों की प्रारूप सूची जारी की गई थी। ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया था। यह बात कह रहा हूं मैं 1 सितंबर की, लेकिन अब कल जो है वो 30 सितंबर है। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिसमें 30 अगस्त तक 16,93,000 नाम जोड़ने और 2,17,000 नाम हटाने के आवेदन किए गए थे। इन्हीं की सुनवाई 25 सितंबर तक की गई थी। यह एसआईआर कोई मामूली कवायद नहीं थी, बल्कि इसमें विपक्ष ने सबूतों के साथ एग्जाम्पल पेश किए थे कि कैसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के वोटर्स के नाम काटे गए हैं। उन्हें भारत का नागरिक ही नहीं माना जा रहा है। अभी बिहार की पूर्वी चंपारण की विधानसभा जो है वो ढाका विधानसभा का एकदम ताजा उदाहरण, ताजा एग्जाम्पल जो है वो सामने आया है। उसका खुलासा हुआ है, जिसमें आरोप है कि बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर नाम काटने की सिफारिशें की हैं और वो भी 10-15 नाम नहीं बल्कि सीधे 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश हुई थी। और बिहार में महागठबंधन ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरी वोटर अधिकार यात्रा ही इस नाम पर निकाल ली कि वोट चोरी का मामला जो है उसको रोका जाए। और इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिला है ये हमने आपको लगातार दिखाया है, लाइव कवरेज कर और उस यात्रा में जुड़कर हमारे साथियों ने, हमारे कलीग ने इस पूरी घटनाक्रम को आप तक पहुंचाया है। कितने लोगों ने शिकायतें की कि उनका नाम पहले लिस्ट में था और अब नहीं है। नाम जुड़वाने के लिए 100-200 रुपए की रिश्वत लेकर हजारों करोड़ का घपला हुआ और घपला करने के आरोप भी विपक्ष ने लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां चुनाव आयोग बार बार फंसा और आखिर में अदालत को आदेश देना पड़ा कि आप आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज की लिस्ट में शामिल करें 12वें दस्तावेज के रूप में, क्योंकि यहां 11 ऑलरेडी पहले से थे। इसलिए मैंने कहा कि यह एसआईआर मामूली नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे कितना बड़ा सियासी खेल खेला गया है इसका खुलासा विपक्ष ने किया ही है। और चुनाव आयोग कल जब फाइनल लिस्ट जारी करेगा तो पता चलेगा कि बिहार में अब कितने लोग वोट डालने के पात्र माने जाएंगे। इधर चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर करवाने की तैयारी में भी है, लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है। आज ही केरल विधानसभा में एसआईआर पर चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है और चुनाव आयोग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से करने का आग्रह किया गया है। और इस प्रस्ताव में केरल के मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए कदम के बारे में सदन की चिंताओं से अवगत कराया है और उनके इस कदम के पीछे गलत मंशा होने का संदेह भी जताया है। पिनरई विजयन ने कहा है कि इस बात को लेकर व्यापक चिंता है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराने का कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने का पिछले दरवाजे से किया जा रहा प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में हाल ही में की गई एसआईआर प्रक्रिया ऐसी चिंताओं की पुष्टि करती है और यह बहिष्कार की राजनीति को दर्शाती है। चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है दोस्तों, और ऐसे में बहिष्कार की राजनीति का आरोप बीजेपी पर माना जा रहा है, जो गलत भी नहीं है। मोदी सरकार का तरीका यही नजर आ रहा है कि जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन है। राहुल गांधी से इसी तरह की दुश्मनी निभाने में बीजेपी लगी हुई है। 26 तारीख को एक बीजेपी नेता प्रिंटू महादेव ने केरल के एक चैनल पे, और वो भी नेटवर्क 18 का मलयाली भाषा में जो चैनल वहां प्रसारित होता है, उस चैनल पर सरेआम राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी दी
और इसी तरह की बात आम इंसान के लिए नहीं की जानी चाहिए, और जो ऐसा करे उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। ये बातें हम लोग जानते हैं। अगर कोई आपको धमकी दे दे, धमकाने के आरोप में भी उसको आप जेल की सलाखों में भेज सकते हैं। हमारे नियम, हमारे देश का ये नियम है, पहले आईपीसी और अब बीएनएस आप जानते हैं, और भारतीय न्याय संहिता, और इन सब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए, बहुत सारी धाराएं हैं जिसके जरिए आपको कोई खुलेआम धमकी नहीं दे सकता, उसमें भी जान से मारने की धमकी। मुझे आईपीसी की धारा 507 याद है, जहां जान से मारने, माफी चाहता हूं, 307, 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको कहीं से भी सुरक्षित रखने के लिए सही हैं। लेकिन यहां तो नेता प्रतिपक्ष को धमकी दी गई है और कांग्रेस के लोग इस पर सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर फिलहाल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इधर राहुल गांधी कोलंबिया पहुंच गए हैं। जरा तस्वीरों को दिखाइए। कोलंबिया पहुंच चुके राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी, ये देखिए, कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी और यहां पर उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और इधर बीजेपी की ट्रोल आर्मी देखिए, कोलंबिया एयरपोर्ट पे राहुल गांधी हैं और ये हम लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, उस ट्रोल आर्मी को भी हमने देखा है कि किस ढंग से बीजेपी की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और इधर मनगढ़ंत कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ेगा ही ट्रोल आर्मी का, ताकि किसी भी तरह राहुल गांधी को घेरा जा सके। हालांकि बीजेपी को अब सोचना चाहिए कि विपक्ष की खामियां गिनाते गिनाते या राहुल गांधी को घेरने में खुद वो जिस तरह फंस गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रोलर्स के स्तर पर उतरना पड़ रहा है उनको, इन हालात को वो कैसे बदलेंगे। जी हां, एशिया कप जीतने पर, यहां एशिया कप की बात करना जरूरी है, एशिया कप जीतने पर नरेंद्र मोदी ने खेल के मैदान की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की, और वो सेना और शहीदों का अपमान ही है। इसलिए है क्योंकि खुद मोदी ने प्रधानमंत्री की गरिमा गिरा दी है। और अगर आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, और तब जबकि खेल का मैदान, और उस खेल के मैदान की बात जहां कल रात को एशिया कप खेला गया भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस 3 मैच खेले गए इस पूरे टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच। कल फाइनल मैच था और फाइनल मैच भारत ने जीता, लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है, उसके साथ साथ जो राजनीति आगे बढ़ी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसकी तुलना आप ऑपरेशन सिंदूर से कैसे कर सकते हैं। उधर अमिताभ बच्चन साहब जो हैं सदी के महानायक, वो भी नहीं रुके, उन्होंने भी ट्वीट किया। तो ये सब चल रहा है, और कैसे देश की सियासत में इन चीजों को, खेल को भी जोड़ा जा रहा है, ये आप सब जानते हैं। और इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए, ये अगर बीजेपी का नेता कहे, केरल में एबीवीपी का पूर्व अध्यक्ष अगर ये बात कहे, तो फिर बात बहुत दूर तक जा चुकी है। नफरत की सियासत बहुत दूर तक, गहरे तक बैठ चुकी है। 2 अक्टूबर आने में अभी मात्र 3 दिन का वक्त है। आज 29 है, कल 30, फिर 1 और 2 गांधी जयंती के रूप में, अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन ये इसी देश में यहां हिंसा की बात हो रही है। बरेली में आपने देख लिया क्या हुआ। आज महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ कि एक वर्ग ने, एक समुदाय ने आई लव मोहम्मद की रंगोली बनवाई और उसके बाद उस पर दौड़ करवाए। यानी आप कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय को अपमानित करने का खेल खेल रहे हैं, या ऐसी रचना रच रहे हैं। यानी देश में नफरत के बीज जो हैं बहुत तेजी से बोए जा रहे हैं। और इन सब के बीच आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है। 80,000 मतदाताओं के नाम काटने का आवेदन अगर बीजेपी के लोग करें